At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, आयुर्वेदिक खेती के जनक एवं फाउंडर ऑफ डायसोसम्पिटन इंडस्ट्रीज FSI एग्रो। बेखौफ चलो तुम पानी पर, बेखौफ हवा में लहराओ। आओ मैं हाथ पकड़ता हूँ, चाहो तो चांद पे चढ़ जाओ। जब चांद में जाना तिलक लगाना, जब चांद में जाना तिलक लगाना, तीन रंग का एक निशान, हम है हिंदुस्तान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी संपूर्ण भारत भ्रमण पे हूँ। आयुर्वेदिक खेती मिशन के संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार के लिए मैं संपूर्ण भारत भ्रमण की मैं शुरुआत कर चुका हूँ 2021 से ही, और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। तो जैसा मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ को उद्देश्य को देखा है कि किसानों के यहाँ जब मैं गया, और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इतने वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि सरकारी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सरकारी तंत्र और रासायनिक और औद्योगिक क्रांति के बाद से, और ख़ासतौर पे औद्योगिक क्रांति जो रासायनिक औद्योगिक क्रांति खासतौर पे हुई है, तो पूरे विश्व में अभी आपको ये फर्टिलाइज़र्स के लिए या फिर रासायनिक दवाओं के लिए, इन सब चीज़ों के लिए का जो सिस्टम जो तैयार किया गया है, इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूँ। जो मैंने मिर्च की आयुर्वेदिक खेती मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उस पर अपलोड है, लेकिन मैंने जो अभी सर्वे किया कुछ दिनों में, वो एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक सर्वे है। मैंने गौर किया कि अभी मैं नागपुर में हूँ, और मैं नागपुर में कुछ दिन पहले, आपको 2-4 दिन पहले नागपुर में ही आपको एक जगह है कलमेश्वर, वहाँ पे था। वहाँ मैंने गौर किया, वहाँ पे सोयाबीन की खेती हो रही है। लेकिन वहीं दूसरे जगह पे मैं गया तो वहाँ पर संगमवाड़ी में, वहाँ पे सोयाबीन की खेती नहीं हो रही है। किसानों का कहना था कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया। अब मुझे वहाँ मैंने किसानों से बात की कि मैंने उनसे कहा कि उन्हें इस बारे में किसने बताया कि इतनी दूर के एरिया के लिए जलवायु परिवर्तन हो गया। एक ही ज़िला में, एक ही क्षेत्र में, एक ही वायुमंडल के एक ही छोर में, मतलब एक ही आपको हवा दबाव में इतने कम समय, मैंने उन्हें अपने बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की कि इतनी कम दूरी में 20 किलोमीटर में कैसे जलवायु परिवर्तन हो सकता है, तो इतनी कम समय में। हाँ, बारिश का दाब हो सकता है, जो हवा का दाब हो सकता है, जैसे बारिश कहीं पे हो कहीं पे न हो, लेकिन एक सबसे साधारण सी बात है कि जो फसल सिर्फ 20 किलोमीटर एरिया पे पहले हो रही है और वही 20 किलोमीटर बाद में नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिट्टी भी वही, सब कुछ वही। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सोयाबीन में कीड़े लग गए। तो जब मैंने पूरी तरह से पूछा यहाँ किस चीज़ की खेती है, तो बोले कि एक जगह पे सोयाबीन की खेती हो रही है, और एक जगह पे, मैं पहले ही बोल, एक जगह पे कॉटन की, कपास की खेती हो रही है। जहाँ पे कपास खेती हो रही है वहाँ पे कपास का उद्योग है, सूत बनाने की मशीन है, सूत बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे कपड़ा उद्योग है, रेमंड की। और दूसरा जहाँ पे आपको इसकी सोयाबीन की है खेती होती है, वहाँ पे आपको रिफाइंड ऑयल की फैक्ट्री है, और सोयाबीन का प्रोसेसिंग वहाँ पे होता है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर बड़ा आश्चर्य मुझे लगा कि असल में जो मैं इतने वर्षों से कहते आ रहा हूँ, मैं मिर्ची आयुर्वेदिक खेती पे भी कहा हूँ कि जो प्रदूषण होता है, अक्सर प्रदूषण नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे बड़ी मात्रा में यूरिया जो होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा घुलनशील होता है। WHO को रिपोर्ट में भी कहा गया है कि हमारे खेतों में जो हम रसायन देते हैं, वो आपको 72 घंटे में 80 से 90% तक इवापोरेट कर जाता है। मात्र 3 दिन के भीतर में आपको 80 से 90% इवापोरेट कर देता है, वाष्पीकरण हो जाता है पर्यावरण में। तो जो 3 दिन में जब वाष्पीकरण हो जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड बहुत हल्का होता है, वो नाइट्रोजन बहुत हल्का, तो वैसे कंडीशन में तो हवा में शामिल हो गया, और वो ग्रीन हाउस बहुत ज़्यादा हैजार्डस गैस है वो। आप सीधी सी सबसे साधारण भाषा में, जिससे ये सभी किसानों को समझ में आए कि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है, जो कि हमारे जो गाड़ी के जो ईंधन होता है उसके जलने पे भी निकलता है। तो जो गाड़ी के ईंधन के जलने से जिसके बारे में लोग प्रदूषण कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में तो हम लोग खेतों में दे रहे हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। तो वहाँ क्यों नहीं रासायनिक खादों का प्रयोग बंद किया जा रहा है, बल्कि इसे सरकारी तंत्र के द्वारा ईवी के नाम पे बहुत बड़ी मात्रा में पानी का, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, पानी का उपयोग हो रहा है ईवी के बैटरीज बनाने में। और
उसे कहा जा रहा है कि वो इको फ्रेंडली है, बल्कि मैं कई वर्षों पहले मैंने पेट्रोल कंडेंसर नाम का मैंने आविष्कार किया, जो मेरे यहाँ पर रजिस्टर्ड भी है, जिसमें कि 95% तक हम लोग अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को 95% तक फिर से रिस्टोर करके हम लोग 1 लीटर पेट्रोल में 950 ml तक हम लोग जो है उसका कंजम्पशन कर सकते हैं। मात्र 5% जो वाटर वेपर जो है इवापोरेट करेगा, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। तो ऐसे इन चीज़ों पे सरकार काम नहीं करती है, कोई भी तंत्र है वो काम नहीं करता। कारण नवरत्न आज इफ़को जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दे दिया गया, और बल्कि उनके जो आपको जब कोई चीज़ सरकारी तंत्र में आ जाती है तो वहाँ पे कोई प्राइवेट पोस्ट नहीं रहता है, कोई एमडी का पोस्ट नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे एक एमडी का पोस्ट है। जो भी प्राइवेट ऐसी नवरत्न जो कुछ कंपनियां हैं जैसे इफ़को वगैरह हो गई, तो मैं इफ़को की चर्चा ही नहीं कर रहा, बल्कि इसका ही सही मैं इसलिए आज इस विषय पे बात करने आया हूँ कि इन लोगों ने ऐसा तंत्र बिछा रखा है कि जहाँ पे जिन्हें जिस तरह का उद्योग बनाना है, आज विदर्भा रीजन में मैं हूँ, और विदर्भा रीजन को पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पे बनाया गया है। चाहे इससे पहले भूतपूर्व की जो भी पार्टियां रही है, जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने ऐसा बनाया है विदर्भा रीजन को कि यहाँ पर खेती का तंत्र बर्बाद हो सके, पानी का और मिनरल्स का जो है उसका अच्छे मात्रा में शोषण यहाँ पे हो सके, वो लोग शोषण कर सकें और यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा सकें अपने हिसाब से, और इसके माध्यम से यहाँ पे खेती करवाई जा सके, और उसी हिसाब से ये लोग खेती करवाएं ताकि उन्हें रॉ मटेरियल लोकल में मिल जाए। तो इस तंत्र पे मैं साफ तौर पे कहता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं बेबाक बोलता हूँ, तो मैं बेबाक बोलता हूँ क्योंकि मैंने पूरी ऑर्गेनिक जितनी भी पेस्टिसाइड बनती है, ऑर्गेनिक पूरे भारत में इतनी फंगीसाइड बनती है, ऑर्गेनिक जितनी भारत में पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक हर्बिसाइड बन रही है पूरी दुनिया में, सबका मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ सिंगल रजिस्ट्रेशन। और मैंने अपना मैंने कॉपीराइट पेटेंट में करवाया हुआ है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधी सी बात है, सारे 7 कंटिनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे, 7 महादेश में डिवाइड हो जाएंगे, सब आपस में अपना जिनको भी जो भी कुछ करना होगा सभी को इक्वल राइट्स चले जाएंगे, तो भैया किसी एक को अधिकार नहीं रहेगा। तो अगर एक इकोनॉमी की वजह से अगर भारत में ये तंत्र को नहीं रोका गया, मैं पहले भी डिमांड किया था मैंने सरकार से कि दवा दुकानों पे, खाद दुकानों पे बिना कोई रोक टोक के जो है कीटनाशक का, खरपतवार नाशक का, रसायन का, इसके अलावा फर्टिलाइजर का, बिना कोई मानक के, बिना कोई स्टैंडर्ड के, बस ऐसे धड़ल्ले से, बिना कोई बिल के, परमानेंट बिल के, बिना कोई जीएसटी बिल के, बिना किसी रसीद के, बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के, कोई व्यक्ति दवा दुकान का कोई भी लाइसेंस ले लेता है, लेकर के बेचना शुरू करता है। किसान धड़ल्ले से खेतों में 3 गुना दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं, उन्हें देने के लिए और ज़्यादा मजबूर किया जाता है। एक क्षेत्र में एक ही फर्टिलाइजर का दुकान खोला जाता है ताकि अगर एक बंदा फंसे, रसायन वाले जानते हैं केमिकल वाले, अगर एक बंदा फंसे तो तुम निकाल लेंगे, लेकिन 10 दुकान खोलेंगे तो 10 को कैसे निकालेंगे, इसलिए वो लोग एक ही दुकान खोलने का लाइसेंस देते हैं वहाँ। बल्कि खेती तो पूरे पर्याप्त में होती है। जब हमारे भोजन का, पंसारी की दुकान जो होती है, भोजन की दुकान हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में एक न एक रहती है। वही अगर उर्वरक खाद की बात करें, कीटनाशक खाद की बात करें, कीटनाशक की बात करें, खरपतवार नाशक, रासायनिक की बात करें, रासायनिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उन्हें पता है कि वो जो कर रहे हैं पिछले 1962 ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति से अभी तक, वो किस लिए हो रहा है। वो असल में किसानों को औद्योगिक क्रांति और किसानों को अपने हिसाब से ढालने के लिए। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये लोग अपने हिसाब से रोटेट करें, कोई बात नहीं, वो जहां जिस जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप उन्हें अपने हिसाब से ढाल रहे हैं तो उन चीज़ों की व्यवस्था भी तो करवाइए। आप अगर कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी कमाता है 50 साल की उम्र तक, उसके पास इतना जरूर पैसा होता है कि अपना जो है अपनी स्थिति को सही रख सकता है, या फिर कम से कम अगर 3 महीने वो नहीं भी कमाए तो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यहाँ पर किसानों की स्थिति ऐसी है, विदर्भा रीजन में बात करूँ मैं, और भी क्षेत्र हैं पूरे भारत भर, विदर्भा नहीं बल्कि पूरे भारत भर में आज भी किसान सरकार का मुंह देखती है, मंडी का मुंह देखती है, तंत्रों का मुंह देखती है, जो सिस्टम होता है उनका मुंह देखती है कि वो कुछ बीज देंगे, वो कुछ दवा देंगे, वो कुछ खाद देंगे। इस तरह से मजबूर कर दिया गया किसानों को, और इस पर कोई भी सरकार है, पूरी दुनिया की कोई भी सरकार अंकुश नहीं लगा रही है, कोई रोक टोक नहीं लगा रही है। और पूरी दुनिया एक अलग अलग पॉलिसी बनाती है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलता है, यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, अलग अलग सिस्टम है, बड़ी आसानी से आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट बन जा रहा है। तो आज लोगों को मेरी बातों से लग रहा होगा कि मैं थोड़ी गुस्से में हूँ, लेकिन मैं गुस्से में इसलिए बात से हूँ कि उन लोगों ने, किसानों को, सभी लोगों ने, रासायनिक कंपनी वालों ने मजबूर कर दिया कि अपने हिसाब से ढालने के लिए, और सरकारें इनको रोकने में विफल है, पूरी तरह से विफल है। हर एक सरकार,
चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी क्षेत्र की सरकार हो, किसी भी कोई सरकारी तंत्र हो, सब और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो है फूड है, कंजम्पेबल आइटम्स जो है फूड है। और फूड में ये दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं करप्शन कितने ज़्यादा लेवल तक है। ये भारत की स्थिति है, अन्य देशों की बात तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ है भारत, ये सीधी तौर पे मैं कहता हूं। मुझे इस बात का दुख मुझे इस बात का है कि आप किसानों को चुनने तक का अधिकार नहीं दे रहे हैं। किसान का जब सीजन आता है वो मौसम के हिसाब से बारिश का इंतजार देख करके खेती करता है। पूरे देश भर में ये बारिश हुई, उससे पहले खेत तैयार करने के लिए खाद वाले कह देते हैं, किसान को कहा जाता है चलो तुम्हें खाद का हमने उधारी दी, बीज हमने उधार दे दिया, लेकिन बीच में जो कीटनाशक पड़ता है वो लोग 10 रुपये का, 15 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का, 500 रुपये तक का जो दवा खाद जो देते हैं, वो जो दवा देते हैं कीटनाशक का, खरपतवार नाशक का, तणनाशक वैसे देते हैं, फफूंद नाशक देते हैं, बुरशी नाशक देते हैं, कीटनाशक देते हैं, इल्ली की दवा देते हैं, मच्छर की दवा देते हैं, वो जो 10 रुपये 50 रुपये वो कोई भी दुकानदार उधार नहीं देता है। 99% दुकानदार उधार नहीं देता है, वो उससे पैसा लेता है। किसान का भी वो खर्चा नहीं जोड़ पाता। किसान इसलिए किसान को लगता ये है, मैंने गौर किया अपने सर्वे में कि किसान को अक्सर बताया जाता है कि रासायनिक खेती जो आप करें वो 5,000 6,000 8 में हो जा रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ खाद तक का सीमित है। जो छोटी छोटी जो दवाएं, छोटी छोटी मात्रा में जो दवाएं दी जा रही है बीच में 10 दिन में 5 दिन में, इसके लिए लेबर लग रहा है, जिससे किसान परेशान है। तो फिर उन्हें बड़ा बड़ा ट्रैक्टर देने के लिए कहा जा रहा है, लाखों के ड्रोन उन्हें कहा जाए कि लाखों के ड्रोन से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ किसान अपने 10,000 का महीना नहीं कमा पा रहा है और उस किसान को 5 लाख के ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। इस तंत्र का मैं इसलिए विरोध करता हूं, सीधी सी बात में कहता हूं, अगर आपको सिस्टम ही सही रखना है तो किसान की आय के हिसाब से रखिए। किसान को 1 एकड़ में कपास 5 क्विंटल निकलता है एवरेज में, उसका दाम वो टोटल कमा भी ले तो 25 से 30,000 रुपये कमा पाता है। 25 से 30,000 में 10,000 रुपये से 15,000 उसका खर्च उसका होता है, कम से कम भी 10,000 रुपये। और अगर उसका लेबर अपना रहे तो खुद से उसके परिवार में 3 लोग हैं, लेबर उसका अपना ही है तो 15 तक चला जाता है। पानी की सुविधा नहीं हो तो और 15 से ऊपर भी भाग सकता है। कपास में 6 से 8 महीने का समय लगता है। 30-40,000 रुपये कमा करके 15,000 रुपये लगा के 25,000 रुपये किसान को प्रॉफिट बचता है प्रति एकड़। अपने देश में 2.25 एकड़ का, 2.5 एकड़ का, 2.25 एकड़ का एक एवरेज में प्रति व्यक्ति जमीन है। एक व्यक्ति के पास लगभग 2.25 एकड़, 2.5 एकड़ जमीन है। ये मैं एवरेज में बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम जमीन है। बिहार में चले जाए तो 1 एकड़ तो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। उनके पास 5 कट्ठे, किसी पे 2 कट्ठे, किसी पे 1 कट्ठे हैं, किसी पे 10 दूर है, किसी रहने तक की जगह नहीं है किसी के पास। इसलिए मैंने बागवानी मिशन शुरू किया था कि 10 बाई 10 में भी एक व्यक्ति, और शुरू कर रखा हूँ कि बागवानी 10 बाई 10 में भी अगर कोई व्यक्ति खेती करेगा तो वो अपने लिए 200 रुपये का प्रतिदिन रोजमर्रा की चीज़ों का इंतजाम कर लेगा। लेकिन मेरा जो मिशन जो भी रहा है आज तक में, हर वर्ष मैं एक मिशन में रहता हूँ और इसमें सारा फंडिंग मेरा खुद का होता है। तो मैं इसमें इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मेरा मकसद बदलाव है। जो चीज़ें मैंने बचपन में सीखी, बचपन से अभी तक देखा हूँ, 20 वर्ष मैंने आविष्कार में लगा दिए। आज मेरी उम्र 32 साल होने जा रही है और कई सारे आविष्कार करने का मैंने इस चीज़ को गौर किया। मेरा काम सीखना और सिखाना है। कमाने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मैं किसी तंत्र से नहीं डरता, मैं किसी चीज़ों से नहीं डरता। जब जाऊँगा अपने साथ तो कई सारी चीज़ों को लेके जाऊँगा। मुझे किसी चीज़ की मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का मुझे गुस्सा ज़रूर है कि किसानों को अपंग बना दिया गया है। वो 5 से 8 महीना कपास का किसान इंतजार करता है 25,000 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए, 5 से 8 महीना। और एक औसतन किसान की हर महीने की जरूरत 10,000 रुपये प्रति महीना है। क्या व्यक्ति कर्ज में नहीं जाएगा? क्या व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा? सरकारी तंत्र क्या उन्हें हिसाब जोड़ने नहीं आता? बिल्कुल आता है उन्हें जोड़ने, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर किसानों को अपंग बनाते हैं ताकि किसान धीरे धीरे अपनी ज़मीनें बेचें, सस्ते भाव में बेचें, ताकि उन्हें बड़ी मछलियां खा जाएं। आप छत पर बागवानी तो सफल नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी राज्य सरकारें सफल नहीं कर पा, कोई भी दुनिया की सरकारें सफल नहीं कर पा रही। आप पालक लगा लोगे तो फिर रेयर एलिमेंट्स ऐसे भी आप एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हो, नेचर से भी आप रेयर एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करो। 78% नाइट्रोजन होने के बाद, 21% ऑक्सीजन होने के बाद मात्र 1% बचता है अदर गैसेज एलिमेंट्स। 78%
नाइट्रोजन है हमारे पर्यावरण में, और 78% नाइट्रोजन रहने के बाद ये स्थिति है कि हमें यूरिया डालना पड़ रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्या मूर्ख बनाया जा रहा है। जिस चीज़ की मात्रा घर में ज़्यादा होती है उसका कंजम्पशन अपने आप ज़्यादा होता है, उसके लिए आपको दूसरे चीज़ों को आपको अलग से डालने की ज़रूरत किस बात की होती है। हमारे शरीर में अगर पानी ज़्यादा है और हम पानी लगभग थोड़ा बहुत पीते रहेंगे तो हमें डेली तो अपने वजन के हिसाब से पानी तो 60% हमें 70% में लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा वजन अगर 50 kg या 100 kg है तो 100 kg में हम जो है 60 लीटर डेली पानी पी रहे हैं। किस व्यक्ति को आपने देखा है जो 60 लीटर डेली पानी पीता है? क्या व्यक्ति कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है? अपने एवरेज का, अपने वजन का 60% से 70% कौन व्यक्ति जो है प्रतिदिन इतना पानी पीता है? मुझे बता सकते हैं कोई किसी व्यक्ति का नाम? जिस चीज़ की एबंडेंसी है, जो चीज़ सब कुछ बड़ी मात्रा में है, उसके लिए अलग से देने की जरूरत क्या है? उसके लिए तो जो जीवाणु है उसी को जिंदा कर दिया जाए। सरकारें कहती है रासायनिक खेती नहीं करो, वही सरकार डीएपी, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो बाद बाकी डीएपी यूरिया की फैक्ट्री लगाती है। मैं सरकार से इसलिए नाराज हूँ कि सरकार ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर के आए, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या कर दी और अभी भी चल रहा है। पहला सरकार की गलती यह है कि जो भी रासायनिक खाद दवा दुकान है उस पर कुछ भी बिना कोई पेपर के, बिना कोई रिटन रिकॉर्ड के दवा कीटनाशक दवाएं, खरपतवारनाशक दवाएं, खाद कोई बिना पैमाने के बिक रहा है। ये बहुत जानलेवा है, सबसे बड़ी जानलेवा है। दूसरी, जो प्रदूषण नाम से चला रहे हैं वो भरपूर मात्रा में खेतों में यूरिया यूज हो रहा है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड डेली यूरिया, डीएपी जो भरपूर मात्रा में हम दे रहे हैं, एमओपी, एसओपी ये सब दे रहे हैं, ये भरपूर मात्रा में जो है हम लोग प्रदूषण क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी सरकार का पता है। तीसरी, सरकार का जो तंत्र है, पूरी दुनिया भर की सरकारों का जो तंत्र है, उस सिस्टम में किसानों को बाध्य कर दिया गया है कि आपको इसी चीज़ की खेती करनी है, दूसरी आप खेती कर नहीं सकते हैं। और इसी चीज़ की वहाँ पे जान करके जो बीडीओ को, सीईओ को, डीएम को, एसपी को, बाद बाकी तंत्रों को मिला करके या जो भी होते हैं उनको तंत्रों को मिला करके वहाँ पे खेतों में दवाएं, कीटनाशक ऐसे दिए जाते हैं कि वहाँ की बाकी फसलें खराब हो जाएं। और जो एक मेन होता, अब एक साधारण किसान तो सीएम के पास सीधा पहुंचेगा नहीं अपनी शिकायत लेकर के, कृषि मंत्री के पास पहुंचेगा शिकायत लेकर, वो छोटे से कृषि सलाहकार के पास जाएगा जो लोकल में रहेगा, उसको तो पहले ही मिला रखा है। अरे कोई भी यहाँ तुम्हारा सोयाबीन सक्सेस नहीं करेगा, अब तो सोयाबीन तुम बंद कर दो। जहाँ पे पहले सोयाबीन होता था वहाँ पे सोयाबीन बंद हो गया, वही 20 किलोमीटर में अभी सोयाबीन हो रहा है। ऐसा कैसे संभव है? यहाँ कौन सा परिवर्तन हो गया मेरे को बताएं? यहाँ कौन सा जलवायु परिवर्तन हो गया इतने दूर में? मुझे कोई विज्ञान मुझे समझा दे इस बात को। कौन सी हवा का परिवर्तन हो गया? मुझे इस बात को मुझे जानना है। इतना तो जरूर पढ़ा हूं मैं, इतना तो जरूर सीखा हूं मैं कि मैं इस पर पूरी तरह से बहस करने के लिए तैयार हूं। खौफ नहीं मुझे किसी का। अंदर डाल दो, अंदर मैं भी राज करूंगा, बाहर होऊंगा तब भी बेबाक बोलूंगा। जब तक जिंदा हूं सीना ठोक के बोलूंगा, मुझे डर नहीं किसी का, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बात के लिए किसानों को कहना चाहता हूं कि जो भी किसी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए ये भ्रम छोड़ दें कि आप एक मौसम की फसल को दूसरे मौसम में नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, इस भ्रम को छोड़ दें कि सरकारी तंत्र जो चीज देगी वही सही है, क्योंकि सरकारें जो भी आती जाती है उनके पीछे फंड लगते हैं इंडस्ट्रीज के, औद्योगिक लोगों के, उद्योग के जगत के लोगों के। और वो लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा वहाँ पे। मैं भी उद्योग से हूँ, मैंने भी कई सारे आविष्कार किए, लेकिन मेरी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं किसी को बांध दूँ। मैंने शुरुआत से आज तक कहा है, हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती, यही आयुर्वेदिक खेती। जिस तरह हजारों, 10-12 वर्ष पूर्व कहीं किसी किताब में लिखा है, कहीं मुझे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ बता दीजिए, बाइबल में, गीता में, महाभारत में, उपनिषद में, पुराण में, वेदों में, कहीं पे ऐसा, कुरान में, किसी में, गुरु ग्रंथ साहिब में, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है? पूरी दुनिया में मैंने सभी का, मैंने जितना मैं जानता हूँ उतना, जितनी धार्मिक ग्रंथ मैं जानता हूँ उतनी का मैंने नाम लिया। बात है कि मनुस्मृति में का तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्ट, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जितनी हम लोग धार्मिक ग्रंथ जानते हैं, खाते भगवत गीता हमारे देश में सबसे प्राय मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने देखा लिखा हुआ कि गेहूं को बोला गया है सर्दी के मौसम में कीजिए।
वेदों में भी नहीं लिखा हुआ है। इसको गर्मी के मौसम में कीजिए, ये भी नहीं कहीं लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आया कहाँ से? वेयर डिड इट कम फ्रॉम? कहाँ से आया? ये अचानक ये सारी चीज़ें हुई कैसे? ये हरित क्रांति की देन है, ये अंग्रेज़ों की देन है, ब्रिटिशर्स की देन है, और जो उपनिवेशक पूरी दुनिया भर में रहे ये उनकी देन है। उनको जैसी ज़रूरत पड़ी उन्होंने वैसा किया। आज पूरी दुनिया इतनी विकसित हो चुकी है, एआई का ज़माना है, लेकिन फिर भी किसानों को आज भी सिर्फ ड्रोन से कनेक्ट किया गया है, जानकारियों से कनेक्ट किया गया, लेकिन वो जानकारियाँ अभी भी जो मूलभूत जानकारी में छुपाया जा रहा है कि पौधे को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, पोषण और पानी। पौधे को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, पोषण और पानी, और कुछ नहीं। फिर पौधा चाहे आप छत पर लगाएं, पौधा चाहे बालू में लगाएं, पौधा चाहे पत्थर पर लगाएं, पौधा चाहे ज़मीन पर लगाएं या मिट्टी में लगाएं, पौधा जिंदा रहेगा, वो पैदावार भी देगा। पत्थर में भी छिद्रावेशन करके, पत्थर में भी छेद करके एक छोटी सी पतली सी घास पत्थर में छेद कर देती है, एक पतली सी घास। एक बड़ा विशाल वृक्ष पूरे पत्थर को फाड़ देता है, जिसको तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। एक छोटी सी पतली सी जड़, खरपतवार की छोटी सी घास, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। आप चाहें तो अगल बगल का जो भी आपका पहाड़ होगा वहाँ आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो। वहाँ घास का जड़ उखाड़ के देखिए, अंदर तोड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कितना अंदर तक है। लेकिन इसके बाद भी क्या उस पे कोई गोबर देने जाता है, कोई यूरिया देने जाता है, कोई डीएपी देने जाता है, कोई एमओपी देने जाता है, कोई प्राकृतिक खेती करने जाता है? कुछ नहीं होता वहाँ पे। कोई घनामृत, जीवामृत कोई देने जाता है? नहीं देने जाता है। वहाँ पे क्या काम आता है बताइए? पौधे के अवशेष, पौधे के अवशेष ही काम आते हैं वहाँ पर। पौधे के अवशेषों की वजह से ही उसमें लगातार जो है पोषण मिलता रहता है, उसमें लगातार पोषण मिलता रहता है। ध्यान दीजिए, पोषण, पौधे के लिए क्या जरूरत है? पोषण और पानी, 2 ही चीज, ताकत और पानी। और पौधे के लिए पौधे को चलने के लिए पैर नहीं चाहिए, पौधे को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, पौधे को सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बोलने के लिए जीभ नहीं चाहिए। पौधे के पास सांस लेने के लिए पत्ते हैं, हमारे पास नाक है। लेकिन पौधे को वो सांस लेने के लिए जो सिस्टम है उसका, ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन का सिस्टम है जो उसका, वो उसका पानी के माध्यम से होता है। पौधे को जो रासायनिक वाले क्या करते हैं, ऊपर में बोलते हैं पत्तों के ऊपर स्प्रे करो। भैया मुझे विज्ञान मुझे समझा दो जरा कि दुनिया का ऐसा कहाँ पे कौन से विज्ञान में लिखा हुआ है कि पौधा जो है पत्ते से पोषण लेता है। पत्ते में भोजन जरूर बनाता है, ये तय है, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसको, मूलभूत मिनरल्स हैं उसके, वो हमेशा जड़ों से आती है। उसे पानी उसे जड़ से प्राप्त होता है। स्टोमाटा के पोर्स खुलते जरूर हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के लिए खुलते हैं। असल में बताता हूं, जितने भी रासायनिक दवाएं हैं उनमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बहुत खतरनाक चीज उसमें दी जाती है उनमें। जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं, जो मनुष्यों में यौन शक्ति बढ़ाने के काम आती हैं, उसका प्रयोग सभी रासायनिक दवाओं में किया जाता है। सीधी सी बात, जो चीज़ें मनुष्यों में या जीवों में, जो जानवर होते हैं, उसमें सेक्सुअल ताकत को बढ़ाने की चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ आपको इस्तेमाल की जाती है पौधे की दवाओं को बनाने में, कीटनाशक को बनाने में। उसके साथ उसमें मिक्स किया जाता है, जो सरकारें तक छुपाती है, जिसकी वजह से पौधा तुरंत जो शाइन करने लगता है, आप देखते हैं, वो दवा की वजह से नहीं होता,
वो कीटनाशक दवाओं की वजह से, खाद की वजह से नहीं होता, वो उसमें वो चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिस कारण से वो इस तरह से होते हैं। मुझे तो दुख इस बात का है, मैंने इसलिए इसे इतना लंबा, इसका एक नाम भी है लेकिन मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं लोगों से यही कहूँगा कि किसानों को चुनने का अधिकार होना चाहिए और हमारा मकसद हर सरकारी तंत्र का और हर गैर सरकारी तंत्र का भी यह होना चाहिए कि कम से कम किसान को इतनी आय जरूर उनकी सुनिश्चित की जाए कि किसान प्रति महीने 10,000 रुपये जरूर कमा पाए, बचा पाए, बल्कि कमा नहीं पाए बल्कि उसका बच पाए, सब कुछ करने के अपने लिए बच पाए। ये नहीं कि फसल का खर्चा काट के, सॉरी फसल का खर्चा लेके, फसल का खर्च लेके नहीं कि 10,000 रुपये, नहीं, उसका खर्चा काट के उसको 10,000 रुपये प्रति महीने उसको बचना चाहिए एक किसान को, जिसके पास 1 एकड़ भी जिसका ज़मीन है उसके पास, कम से कम, तब वो कृषक कहलाएगा, तब वो मध्यम वर्गीय किसान कहलाएगा। नहीं तो आप गरीबी रेखा से हम लोग किसी को अभी तक निकाल नहीं पाए हैं। असल बात कहें तो फिर हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि अभी हमें बहुत सारा काम करना बाकी है। मैं सुमन सौरभ, मैंने भी एक मिशन चालू किया इस वर्ष, जैसे मैंने बताया, जिसमें हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती, जो मेरी आयुर्वेदिक खेती का मिशन है बहुत पहले से, छत पर बागवानी इसमें होती ही है। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक बहुत ही सबसे बड़ी किसानों की समस्या, बीज का, बीज कहाँ से लाए, तो इसलिए मैंने फ्री कर दिया। सब्जियों के, औषधियों के, मसालों के और फलों के बीज पौधे बिल्कुल फ्री हैं। कई कई जगह पे हम दलहन की बीज भी फ्री में दे रहे हैं, तिलहन की बीज भी फ्री में दे रहे हैं। जहाँ तक हमसे संभव हो सके उतना हम प्रयास कर रहे हैं। हम कुछ वर्षों में जब हमारे पास अनाज का भी अच्छा खासा आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो शुद्ध रसायन मुक्त अनाज के जब स्टॉक हो जाएंगे, बीज के स्टॉक होते हैं, उसे भी हम फ्री में देंगे, ताकि किसानों को बाजार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं हो। और किसानों को मंडी भाव से 1.5 गुना अधिक भाव की कीमत दे रहे हैं हम। मंडी में अगर किसान को 6,000 रुपया, वो भी ऑफ सीजन मंडी भाव, अभी जो याद रखिए ऑफ सीजन मंडी भाव कब होता है, जब किसान फसल लगाने जाता है, जब किसान पहली बार फसल लगाने जाता है, अभी उसकी जिन लोगों की फसल लग रही है, खरीफ की सीजन की फसल लग रही है, उन लोगों का अभी मंडी भाव, किसी का, सबका मंडी भाव ज़्यादा है, जो चीज़ अभी लगने वाली है, जब वो कटने वाली है उनका रेट घट जाता है। इसलिए सरकारें, इसलिए जो है हमारी सरकारों से मांग रहती है, सभी कृषि जितने भी एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कृषि संगठन हैं, वो सभी लोग, खासतौर पे जो है गैर सरकारी संगठन है, NGO या फिर कृषि समुदाय के लोग, वो लोग डिमांड करते हैं सरकार से MSP का, कि इतना भाव तो कम से कम मिलना चाहिए। सरकारें भी वादा करती हैं लेकिन हो नहीं पाता। असल में मंडी में जितना भाव तय होता है ना, आप किसी भी जगह किसान को चल जाइए, कहीं भी किसानों को जो मंडी भाव सरकार निर्धारित करती है वो भाव नहीं मिल रहा है, उससे थोड़ा बहुत कम हर किसी को मिलता है, और कई बार तो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। ये मेरे ही अपने विचार में, बस कई सारे किसानों को वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उनके मुंह से कहे हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं बिना प्रूफ के कभी काम नहीं करता, मैं प्रूफ के लिए पूरे भारत भर में सर्वे करता हूँ। मैं अपने घर से 250 दिन ट्रैवल करता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो मैं एक मिशन के लिए हूँ कि जहाँ जो कृषक हैं, पहले लोगों का भोजन पहले सुधारा जाए। बहुत आसान है साधन सुनाना, बहुत आसान है। अगर आप कह रहे हैं कि FSI की कंपनी, FSI एग्रो हमारी आयुर्वेदिक खेती की दवाओं को यूज नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कई बार कहा हूँ, आप 3-4 साल के लिए, 2 से 4 साल के लिए अपने खेतों पे सब कुछ गोबर वोबर सब देना बंद कर दीजिए। बस महीन जुताई कीजिए खेतों पे, 50 से 60% हमेशा नमी रखिए, और जो पिछली फसल का अवशेष है उसको खेत में नहीं रहने दीजिए, साफ सफाई करके रखिए उसको। और जो फसल के, जो इस बार के फसल के अवशेष हैं, इस बार के जो फसल के आपके पत्ते टूटते हैं, सूखते हैं, उन्हें ही खेतों पे बिछाते रहिए लगातार। जैसे अपनी मूंग की फसल अभी लगाइए तो मूंग के जो पत्ते सूख रहे हैं उसे ही डालिए। आपने गेहूं लगाया है, मक्का लगाया है, धान लगाया है, उसमें जो सूख जा रहा है उसे ही उसमें लगाइए, पिछले वाले में नहीं। तो अपने आप जैविकीकरण होता रहेगा
और 3 साल के बाद तो आपको उसमें ना कोई खरपतवार आएगा ना कुछ आएगा, गोबर देने की जरूरत नहीं। गोबर दीजिएगा तो खरपतवार के बीज उसमें रहते हैं, वो अपने आप उसमें खरपतवार आएंगे। और जहाँ पे एक थाली में 2 लोग भोजन करेंगे, मतलब फसल भी भोजन करेगा और खरपतवार भी भोजन करेगा, तो सीधी सी बात है पैदावार 40% तक घट जाएगी, 40% उत्पादन घट जाएगा। इसलिए खेतों में गोबर का प्रयोग तुरंत बंद करें, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ। आप खरपतवार को जन्म देने के लिए दुनिया भर की दवाएं मारते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक गोबर देंगे तब तक ये होगा। और कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि गोबर देना चाहिए खेतों में। मेरे को दिखा दिए कहीं लिखा हुआ तो फिर कहीं पुरानी पद्धति जो हजारों साल पहले चली आ रही है कहीं लिखा हुआ हो तो। भैया अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ के उपनिवेशक अमेरिका को छोड़ के गए, वहाँ मुरुम सॉइल था, अपने भारत जैसी सभी जगह नदियाँ नहीं थी, तो इस कारण से वहाँ पे चूंकि एक नदी के किनारे से हजारों एकड़ हजारों हेक्टेयर लैंड जुड़े हुए हैं अभी वहाँ पे, तो जहाँ पर लैंड होगा वहीं पर जहाँ ज़मीनें होंगी वहीं पर मवेशी होंगे, वहीं पे उनका गोबर होगा, उस गोबर को उसी खेत में डाला जाएगा तो मिट्टी हल्की होगी। वहाँ पे फिर मिट्टी हल्की क्या, असल में पत्थर पे आपको न ट्रैक्टर चल सकता है ना बैल चल सकता है। तो वहाँ पे असल में जब अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ पे गोबर का बहुत सारा ढेर, जब खेतों में हजारों एकड़ लैंड एक जगह, एकड़ की क्या मतलब हेक्टेयर्स की लैंड एक जगह, उनके मवेशी एक जगह, तो उनके गोबर भी एक जगह, तो उसी खेतों में ही डाल दिया गया। तो जब उसका लेयर बनता गया एक के बाद एक लेयर बनता, उस पर जब दोबारा अब हल कितना अंदर जाएगा, 6 से 9 इंच, 1 फीट मैक्सिमम गया, उससे ज़्यादा तो अंदर नहीं जाता है। तो क्या हुआ, मिट्टी पे से जो हल्का जो वो अंदर का जो मिट्टी को चीरने की क्षमता थी, वो तो मिट्टी के बगैर, वो पत्थर के बगैर, वो तो गोबर को चीर रही है। गोबर पे हल चल रहा है तो मिट्टी तो हल्की होगी, मिट्टी पे तो चल ही नहीं रहा असल में। तो वही चीज़ वहाँ के उपनिवेशक, जब भारत बाद में आज़ाद हुआ, भारत नील की क्रांति के कारण पूरे भारत में विरोध चल रहा था कि यहाँ की ज़मीनें बंजर हो रही है। अमेरिका में उन्होंने देखा, जो उपनिवेशक थे उनको पता चला, क्योंकि जब भी कोई उपनिवेशक, जब भी कोई जो है जब आपको दुनिया भर में देशों को गुलाम बनाया जाता, तो वहाँ के उपनिवेशक जब भी किसी देश को स्वतंत्र करते थे तो वैसे कंडीशन में वो लोग वहाँ पे अपने कुछ गुप्तचर छोड़ते थे कि पता करो कहीं अचानक इसको कोई ऐसा खजाना ना मिल जाए, क्योंकि अभी आज़ाद हुआ है, कुछ ऐसा खजाना मेरे को तो लूटने के लिए आए, तो कोई ऐसा खजाना ना मिल जाए जिससे कि हमें कुछ मुनाफा हो, तो हम फिर से उस पर तुरंत कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके फिर से उसको। ऐसा कई सारे देशों के साथ पहली बार नहीं, कई बार हो चुका है, 1 बार 2 बार उनके साथ हो चुका है। कई सारे देश आज़ाद होने का, फिर कोई म्यांमार की हालत देख लीजिए, आज़ाद होता है फिर गुलाम होता है, आज़ाद होता है फिर गुलाम होता है। ऐसे कई सारे देश हैं, अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिका में छोड़ दिया अपने उपनिवेशक ने अपने गुप्तचर को। उनको पता चला कि वहाँ की मिट्टी हल्की हो गई। मिट्टी कैसे हल्की हुई तुम्हें पता है, गोबर पड़ रहा है वहाँ पे, उस पर अब हल चल रहा है। अच्छा, तो इन्होंने देखा कि भारत में विरोध चल रहा है, सब जमीन बंजर हो गई, लगान देने के लिए पैसे नहीं, भारत में बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, सब जगह हल्ला चल रहा है। तो इन लोगों ने वहाँ के सरकारी अफसर के द्वारा फरमान जारी कर दिया अंग्रेजों ने कि भैया भारत में आपको सभी खेतों पे गोबर डालना अनिवार्य हो। मवेशी सब जगह थे, 1-1 फीट गोबर लगाओ। जैसे जब यूरिया का प्रयोग लाना था भारत में, डीएपी का प्रयोग लाना था भारत में, तो क्या किया, बीडीओ को केमिकल कंपनी ने, सरकार ने जो है हायर कर दिया कि भैया जाओ खेत में किसी के किनारे में एक मुट्ठी यूरिया डाल दो, 1 मुट्ठी गोबर डाल दो। और उस टाइम में भारत में 1990 के समय में, 1960 से लेकर 90 तक के समय में डिजिटल क्रांति नहीं आई थी। तो उस समय क्या होता, जो मुखिया बोल देता था, जो सरपंच बोल देता, जो वीडियो बोल देता, लोग उसी की बात को मान लेते थे। जो अफसर बोल देते थे, जो सरपंच बोले, मुखिया को बोले, उसी की बात को लोग मान लेते थे। अब इन तीनों को तो मिला लिया केमिकल कंपनी वालों ने, इनके सामने दे दिया, यूरिया डाल दिया, 1 मुट्ठी डाल के निकल गए सुबह सुबह, किसी को पता नहीं चला किसके खेत में डाला, खेत वाले तक को नहीं पता, वहाँ चल दिया। अब वो बोले अरे भैया देखो तुम्हारा फसल बढ़ा ना, हमने यूरिया डलवाया था। हाँ मुखिया जी, आप ही ने तो कहा, आपने डलवाया था मुखिया जी, आपने देखे फसल तो मैं बढ़ गया, आज ठीक है मुखिया जी हम भी डलवाएंगे। अचानक तो लोग इस्तेमाल करते नहीं, सब जगह यूरिया का प्रयोग होने लगा, सब जगह डीएपी का प्रयोग होने लगा। यह सिस्टम चलता है और आज पूरा भारत, हमारा पूरा भारत देश रासायनिक खेती का गुलाम है। मैं महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन में, और यहीं से सुभाष पालेकर से बिलोंग करते हैं, यहीं पे इन्होंने काम किया। लेकिन वो 1974 से आज 2026 होने जा रहा है, 50 साल की अवधि में वो पूरी तरह से विदर्भा को, जिस जगह के लिए काम किया वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से प्राकृतिक खेती वो नहीं करवा पाए। इसका रीज़न क्या था, आज उन्हें हिमाचल में जाकर उन्हें रहना पड़ रहा है, उन्हें मजबूर कर दिया गया यहाँ से निकलने के लिए, चाहे अन्य तंत्र हो या कोई भी तंत्र हो,
कोई भी सिस्टम उन्हें यहाँ से मजबूर कर दिया निकलने के लिए। बुजुर्ग हो चुके हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्हें जो सिस्टम लाया, हर घर मवेशी, बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं भी हमेशा इसी बात कहता हूँ कि मवेशी, मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हमेशा बात करता हूँ कि एक मवेशी तो घर में रखना ही चाहिए जो दूध दे। कोई मवेशी रखिए, बकरी रखिए, गाय रखिए, ऊँटनी रखिए, कुछ भी रखिए, या गधी रखिए, कुछ भी रखिए, पर एक मवेशी जरूर रखिए। हमेशा रखिए एक मवेशी या भैंस रखिए, कुछ ना कुछ रखिए जो दूध देती हो। उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास था, और अभी उनका प्रयास जारी है। आशा करता हूँ कि उनको बढ़े और वो जीते जी कम से कम अपने मकसद को जहाँ तक हो सके वो संभव बना पाएँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस क्षेत्र में रहने के बाद इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल नहीं पाए। लेकिन मैंने FSI के ऑनर होने के कारण मुझे डर किसी बात का नहीं। अगर मैं जेल भी गया, मैं साफ तौर पर बोलता हूँ, तो भी अंदर बैठ करके जितने अंदर के लोग हैं उन लोगों से मैं करवाऊंगा। लेकिन होगा ये जरूर, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक रहूँगा। और मर भी गया तो मेरी जो सिस्टम है, मेरा जो टेक्नोलॉजी है, वो 7 महादेश में बढ़ जाएगा। फिर पूरी दुनिया में अपने आप ये होगा। और ऐसे ऐसे लोग करवाएंगे कि जिसको संभालना पूरी दुनिया के तंत्र के लिए संभालना अब नामुमकिन है। मैंने ऐसा सिस्टम मैंने तैयार किया है। मूर्ख नहीं हो, 300 पेटेंट, 300 आविष्कार करके बैठा हूँ रजिस्ट्रेशन करके। कई सारे रजिस्ट्रेशन हैं, कई से अलग अलग जगह हैं। लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ कि मुझे हर जगह करवाने हैं, हर घर आयुर्वेदिक खेती करवाना है, हर घर शुद्ध भोजन पहुँचाना है। और इसके लिए हमने कई सारी चीज़ें हमने की हैं। पहला, बीज हमने फ्री कर दिया, कोई पैसा नहीं, शुद्ध बीज, कोई पैसा नहीं। सब्जी के बीज बहुत महंगे होते हैं, पूरा सब्जी का हर तरह का बीज जो आप के क्षेत्र में उगे या जो आपने टीवी पे भी देख लिया, कहीं देख लिया, डिजिटल मतलब टीवी में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, कहीं भी देख लिया, डिजिटल तंत्र में, डिजिटल मीडिया में आपने कहीं भी देख लिया। आप बोल रहे हैं सर इसको मुझे पीला गोभी लगाना है, आप बस इच्छा करें, मैं ला के दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। क्योंकि मुझे हर जगह, हर थाली में हर तरह का भोजन चाहिए। मुझे एक थाली में अनाज भी चाहिए, दाल भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, मतलब तेल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, फल भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, दूध भी चाहिए, दूध के आइटम भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए मुझे। सब्जियां भी चाहिए, हर तरह की सब्जियां जो भी लोग डिमांड करें। कम से कम हरी सब्जियां तो होनी चाहिए, सिर्फ आलू पे। आज अपने क्षेत्र में, अपने देश में देखिए ना, अपने देश में औसतन में अगर बात करें, सिर्फ औसतन की बात करें, 50% लोग सिर्फ आलू पे जिंदा हैं, सिर्फ आलू पे, सिर्फ आलू खाकर जिंदा है। 50% लोग सिर्फ आलू खाकर जिंदा है। सरकारें क्या करिए यहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से काम चल जाता है? कुपोषण का इलाज सिर्फ फोर्टिफाइड राइस है और कुछ नहीं? सरकारों के पास स्टोरेज है, अनाज की स्टोरेज है, मानता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन सरकारों के पास क्या सब्जियों के स्टोरेज नहीं हो सकते? उसके लिए टेक्नोलॉजी बन रही है, कई सारी टेक्नोलॉजी बनी है जो फ्रेश वेजिटेबल्स रखते हैं, कई दिन तक रखते हैं फ्रेश में। लेकिन क्या हर जगह सब्जियां उग रही है? क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्च नहीं आता? इसलिए हमने सब्जियों के बीज पूरी तरह से फ्री कर दिया, हमने मसालों के बीज फ्री कर दिया, हमने जड़ी बूटी लोग करने से डरते हैं, इसलिए हमने फ्री कर दिया कि आप करिए, पैसा हमारा लगेगा। हमने फल के पेड़ लोग लगाने से डरते हैं, अभी प्रदूषण के लिए लोग बोलते हैं पेड़ लगाने के लिए, सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, हम फ्री में दे रहे हैं, लगाओ भाई जितना लगाना है। इसके साथ साथ हमारा मकसद, मिट्टी पानी जाके पैसा लगता है, उसको फ्री कर दिया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पैसा लगता है, वो फ्री कर दिया। और सबसे अहम बात, छत पर बागवानी, वो हर जगह कंपलसरी। जितने किसान हमसे जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़ेंगे हमसे, सभी के छत पर बागवानी कंपलसरी है। ताकि सिर्फ अगर लोग छत पर 100 बाई 100 स्क्वायर फीट की अगर जगह है किसी की, सिर्फ 10 बाई 10 स्क्वायर फीट की, सॉरी माफ करेंगे, 10 बाई 10 स्क्वायर फीट की भी किसी की जगह है, 100 स्क्वायर फीट भी है किसी के पास में, मैं फिर से बोल दूं, अधिकतम 100 स्क्वायर फीट, सिर्फ 10 बाई 10 का भी जगह है किसी के पास, तो वो भी अपने घर पर इतनी सब्जियां सिर्फ छत पर लगा सकता है, जिससे उस घर के लिए दिन भर का ऑक्सीजन हो जाएगा 24 घंटे का, और आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। 2-3 मीटर का एरिया का तो आराम से शुद्ध हो जाएगा, उसके डायमीटर जो है, उसके घर का डायमीटर में। और हर घर छत पर बागवानी हो तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ट्रीज लगाने की, पेड़ लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये करोड़ों के प्रोजेक्ट चलते हैं, इसमें दुनिया भर के घोटाले होते हैं। अभी भगवान राम के नाम पे लूट चल रही है। तो
मैं यही कहूँगा, ये छत पर बांधो। और एक और अहम बात उसमें यह है कि हम लोग अभी जो कई सारी फसलों को खरीद बायबैक भी कर रहे हैं, अभी हम लोग खरीद रहे हैं, जिसमें अनाज को आप चाहे सोयाबीन आप चाहे गेहूँ करें, मक्का करें, धान करें, कहीं पे जीरी उसको कहते हैं धान को हरियाणा में, किसी भी चीज़ को करें, उसको हम आपको मंडी में अभी अगर मंडी का जो भाव अभी वर्तमान फसल लगाने से मंडी का भाव हमेशा ज़्यादा रहता है, तो उससे 1.5 गुना जब आपका फसल कटेगा तब भी उससे आपको 2.5 गुना हो जाएगा, लगभग 2 से 2.5 गुना। अभी जो एग्रीमेंट करेंगे उस समय से 1.5 गुना, मतलब 10,000 का सीधा 15,000 के भाव पे हम लोग बाइक कोट एग्रीमेंट कर रहे हैं और उसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं लोकल में ही, और लोकल में ही सप्लाई दे रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जो लोग इस तंत्र के बारे में जान गए हैं तो सोचते हैं कॉपी कट करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ लोग कॉपी कट करें ताकि हर जगह शुद्ध पहुँचे, लेकिन रासायनिक के माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ आयुर्वेदिक खेती कर सकती है, और आयुर्वेदिक खेती का लाइसेंस मैंने अपने नाम ले रखा है, और मैंने उस चीज़ों को मैंने पेटेंट करके आविष्कार करके रजिस्टर करके रखा हुआ है। और जब अभी बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब पे आयुर्वेदिक फार्मिंग का टैग लगा के घूमते हैं, अपने दवाओं पे लोग आयुर्वेदिक लिख देते हैं। अगर मैंने एक कॉपीराइट सिर्फ सिंपल में कॉपीराइट में क्लेम करता रहा ना, तो मुझे इतने पैसे आ रहे हैं कि मुझे टेंशन नहीं है। जितने भी मार्केट में ऑर्गेनिक करके जो लोग कुछ 5% ऑर्गेनिक डाल रहे हैं ना, बोलते हैं करंजी वाले सब डाल रहे हैं, वो सब डालने का उनको लाइसेंस नहीं है, उन सब डालने का उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि वो पहला रजिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में पहला रजिस्ट्रेशन मेरा है। मेरे से पहले सिर्फ तुलसी का सिर्फ नीम का प्रयोग होता था 10,020 ppm। उसके बाद सबसे पहला रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में पूरी दुनिया में मैंने करवाया है। तो मैं अभी इस पर क्लेम नहीं कर रहा हूँ, सही वक्त आएगा जब देखूँगा, जब सर से ऊपर पानी हो गया, जब मेरे काम को बाधा पहुँचेगी तो मैं क्लेम करना शुरू करूँगा। और मेरे पास लोग भी हैं जो इसे हैंडल कर सकते हैं, मुझे किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है हर घर में शुद्ध आयुर्वेदिक भोजन पहुँचे। मेरा मकसद है किसानों को मंडी का भाव से भी ज़्यादा भाव, जो असल में पैकेट में जो बंद होकर के आता है, उस तक पैकेट असल 20 रुपये 25 रुपये किसानों से धान खरीदा जाता है किलो के हिसाब से। जब वो चावल बनता है वही 100 रुपये का हो जाता है, 125 रुपये का हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का। अरवा चावल जिसका हम लोग खीर खाते हैं, वो कच्चा चावल जिसको कहते हैं, पक्का चावल, कच्चा चावल, वो 80 रुपये का बिकता है खीर का चावल, किसान से खरीदा जाता है 20 रुपये। इसलिए मैं 1.5 गुना भाव दे रहा हूँ किसान को, उसके खेत पे। हमारे सिस्टम में किसान के खेत पर अपना ट्रांसपोर्टेशन लगा के, किसान का सिर्फ मजदूरी पानी लगता है, अपना ट्रांसपोर्टेशन लगा के हम लोग किसानों के खेत पे मंडी भाव से 1.5 गुना भाव, ऑफ सीजन में जो मंडी भाव है उससे 1.5 गुना भाव पे किसानों को प्रदान कर रहे हैं, ताकि किसान निश्चिंत होकर खेती करे। और बीच में फसल भी लगा रहे हैं, सब्जियां, ताकि किसान अपने भी सब्जियां खाएं और 10 लोगों को सब्जियां खाएं। जब तक सब्जी की खेती नहीं होगी तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। जब तक हर किसान के खेत में सब्जी की खेती नहीं होगी तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, इस बात को गांठ मान लें। क्योंकि सब्जी रेगुलर इनकम देती है और किसान को रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। आप नेताओं से पूछेंगे, विधायक सांसद से पूछिएगा कि भैया आपको हम 5 महीना बाद, आप तो वोट लेके चले गए, आपको हम 5 महीना बाद जो है पेंशन सैलरी मिलेगा आपको, जो हर महीने जो मोटी रकम उठाते हैं जितने नेता सांसद जो बैठे हुए हैं, या कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, या जो लोग दवा दुकानदार हैं, या फिर आपको उसके जो सेल्स पर्सन हैं, उन लोगों को कहिएगा कि 5 महीने बाद आपको हम देंगे, 5 महीने बाद आप लोग अपना सैलरी उठाइएगा। तो क्या वो लोग मान जाएंगे? देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पूछिए आप, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए आप, हमारे राज्य के, देश के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों से पूछिए आप, उप मुख्यमंत्रियों से पूछिए, कृषि मंत्रियों से पूछिए आप, राज्य कृषि मंत्रियों से आप पूछिए आप, क्या आप खरीफ की फसल और रबी की फसल हमारे देश में 2 होती है मुख्य तौर पे, तो जब जब खरीफ की फसल कटेगी और जब जब रबी की फसल कटेगी तब आप अपना सैलरी उठाइएगा, तो कोई नेता मान जाएगा? आपको लगता है? वो लोग पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। वो लोग उसमें भी क्या करेंगे पता है? बताता हूँ आपको। अब जितनी चीज़ सप्लाई हो रही है ना उस एरिया में, उनके एरिया में, उसमें वो लोग कमीशन ले लेंगे ताकि उतना दिन का खर्चा उनका चल जाए। अगर वो लोग इसको लिए मान लिए तो उधर से खर्चा वो लोग निकाल लेंगे। अभी लीगल कर दिया गया है, जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट होता है उसमें सबका लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे उन लोगों को कमीशन मिलता है। चलो ठीक है, करप्शन रोकने के लिए किया गया, लेकिन क्या किसान 5 महीने भूखा रह सकता है? नहीं रह सकता ना। उन्हें सब्जी की खेती क्यों नहीं करवाई जाती है? क्यों नहीं सरकारों के द्वारा ये लागू किया जाता है? सरकारें सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करती है
गन्ने के लिए काम करेंगे, जिससे कि उद्योग जगत को 3 गुना 4 गुना मुनाफा हो, जिससे उद्योग लगे, उन्हें मोटा, उन्हें पैसा आए। सब्जी का तो उद्योग नहीं लग सकता, छोटे स्तर पर लगेगा। नितिन गडकरी साहब कमा रहे हैं 2500 करोड़ रुपये, मैंने उनका इंटरव्यू 2500 करोड़ रुपये लगभग कमा रहे हैं, 2000 करोड़ रुपये फ्रोजन वेजिटेबल बेच करके, विदेशों में एक्सपोर्ट करके। तो अपने क्षेत्र में जितने भी किसानों करवा रहे हैं वो तो सर्वे सर्वा हैं पूरे देश के लगभग। तो पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं कह रहे हैं इथेनॉल के अलावा साथ साथ कि आप सब्जी की भी खेती करें? वाई इज नॉट टेलिंग टू ऑल फार्मर्स, वाई इज नॉट गाइडिंग टू ऑल फार्मर्स, वाई इज नॉट डूइंग इट? मैं पूछना चाहता हूँ वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्या कारण है? इसके पीछे का सीधा कारण है उद्योग, रासायनिक उद्योग जगत, जो कि इन्हें मजबूर किए हुए हैं कि आप ऐसा कहेंगे तो किसान तो समृद्ध हो जाएगा, किसान समृद्ध हो जाएगा तो हम उन्हें लूटेंगे कैसे, हम उन्हें कर्जे में डालेंगे कैसे, उन्हें फंसा के रखेंगे कैसे कि चलो ठीक है इस बार का कर्जा नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगले बार फिर से इतने एकड़ में किए थे, इतने एकड़ में ये फसल डाल के देखो, अगले बार का कर्जा इस बार निकाल देना। तो खाएगा क्या? तब तो आप योजनाएं चलाते हैं, फ्री में पक्का घर, फ्री में ये सिस्टम घर। भैया वो पैसा किसान का ही है, वो पैसा आम जनता का ही टैक्स का है, आपकी जेब से कुछ नहीं गया हुआ। मैं बोल तो रहा हूँ, आप भी अपने 6 महीने तक पेंशन सैलरी रोक लो, 6 महीने तक सैलरी नहीं उठाओ। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, मैं आज ही वीडियो डाला हूँ और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं लोगों से सब्जी की खेती करवाना चाहता हूँ पूरे देश भर में, ताकि लोगों का पहले कुपोषण दूर हो, बीमारियों से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़े, उनकी आय बढ़े और हर घर आयुर्वेदिक, हर घर शुद्ध भोजन पहुंचे। आयुर्वेदिक भोजन को भी हटा दें, आप कहेंगे चलिए आयुर्वेदिक का प्रचार का वो भी छोड़ दें, शुद्ध भोजन कम से कम पहुंचे। मैं ये चाह रहा हूँ, बिना कीटनाशक के, बिना फफूंदनाशक के, जो रासायनिक जो कीटनाशक है, रासायनिक फफूंदनाशक है, रासायनिक चीज़ें हैं, रासायनिक खाद है, या गोबर का जो खरपतवार से जो एसिड निकलता है उसके बिना प्रयोग किए, उसका बिना हुए आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। वीड्स के लिए मल्चिंग को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कहते हैं, और जब तक वो निकलेगा तब तक तो पोषण लेगा ही मिट्टी से, और पौधे को पोषण पानी चाहिए, आपके फसल को पोषण पानी चाहिए, वही पोषण पानी वो भी ले रहा है, वही पोषण पानी ये भी ले रहा है। ये कम में हो जाए क्योंकि एसिडिक नेचर का होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल को तुरंत ब्रेक डाउन कर देता है खरपतवार, वीड्स तुरंत ब्रेक डाउन कर देते हैं, तणनाशक जो तनु जो होते हैं वो तुरंत ब्रेक डाउन कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि एसिडिक नेचर के होते हैं। ज़्यादातर खरपतवार आप देखेंगे दूध निकलते हुए, या फिर बहुत दुर्गंध वाली इसमें रस निकलते हैं, जो रस निकलते हैं उसको बहुत बदबूदार रस होते हैं, वो निकलते हैं। लेकिन फसलों में ऐसा नहीं होता, फसलों में मिठास होती है, तब उसे हम भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से बना है। गाय भी जब भले ही चारा खाती है ना, खरपतवार खाती हैं, तो आप देखते हैं वो जुगाली करती है, और जुगाली किस चीज़ करती है? सलाइवा से। सलाइवा क्या होता है? थूक में मिठास होती है, स्टार्च होता है, जो कि उसको उसके एसिड को कम करती है। इसलिए मवेशी के जीभ पे आप देखिएगा तो उसके छाले छाले पड़े रहते हैं, काले काले पड़ जाते हैं। हमारे नीले होते हैं, सॉरी पीले होते हैं, हमारे पीले होते हैं, उनके नीले होंगे या काले होंगे, ज़्यादातर मतलब काले काले नीले रंग के होंगे एकदम पूरा। कई सारे जो व्यस्त मनुष्य उनके पूरे काले रहेंगे। आप कहीं उनको जीविया थोड़ी करवाया जाता है, भैया कुत्ते को कहाँ जीविया करवाया जाता है? कुत्ता का जीव देखिए एकदम लाल होता है, पिंक गुलाबी कलर का होता है, कुत्ता को तो जीविया नहीं करवाया जाता। बिल्ली को कहाँ जीविया करवाया जाता है? उसके भी गुलाबी होते हैं। तो मवेशियों के क्यों नहीं गुलाबी होते हैं? क्योंकि मवेशियों जो भोजन करते हैं, मवेशी का जो भोजन है वो एसिडिक है, और उसे वो जुगाली करके लगातार चबा करके उसे स्टार्च के साथ मिक्स करते हैं। वो एसिड उनके बार बार जीभ पे जाता है तो बर्न करता है। एसिड हर चीज़ को बर्न करती है, जलाती है। तो वो जीव जो होता है, जीव जल जाता है, और जलने के बाद धीरे धीरे वो मतलब वो हमेशा जला हुआ काले काले रंग का पड़ता है। लेकिन वो सलाइवा उसको फिर से एसिड को ब्रेक डाउन करती है, उसको न्यूट्रल करती है। जो भी चीज़ एसिडिक है वो न्यूट्रल हो सकते हैं, न्यूट्रल से बेसिक तक हो सकती है, उसमें चीज़ें अगर मिले तो। ये फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दोनों का असर है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ साधारण शब्दों में इन चीज़ों को समझाने की, अधिक नहीं वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं बहुत साधारण भाषाओं में कोशिश कर रहा हूँ इनको समझाने की। इसलिए उनके जो छाले पड़ जाते हैं तो उसके काले रंग हो जाते हैं। लेकिन वही सलाइवा जो है, वही जो एसिड होता है खरपतवार में, उसको पूरी तरह
न्यूट्रल कर देता है, बेसिक करता है, जिसके बाद वो भोजन अच्छे से पच सकते हैं। आप कभी देखे हैं किसी गाय को ऐसा गोबर करते हो जिससे कि निकले? कभी नहीं देखे होंगे। उनको जो गोबर ही निकलता है, घास नहीं निकलती। ह्यूमन बॉडी उसका भी यही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में होते हैं। तो इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, गहन चेतना की चीज़ है, सोचने की चीज़ है। हमें किसानों को सशक्त करना होगा। कम से कम किसानों का 10,000 रुपये प्रति महीने, प्रति एकड़, एक किसान जिसका 1 एकड़ ज़मीन है उसको प्रति एकड़ 10,000 रुपये हर महीने उसकी कमाई होनी चाहिए। हर महीने, ये नहीं कि 6 महीने बाद हो रही है, हर महीने कमाई होनी चाहिए। ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए। ऐसा सिस्टम तैयार है आयुर्वेदिक खेती में, जिसके माध्यम से आप एक ही खेत में जहाँ सोयाबीन लग रहा है उसके बीच में दूसरी फसलों को लगा सकते हैं, सब्जी की फसल को लगा सकते हैं, मसालों की फसल को लगा सकते हैं, मूली की फसल को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 लाख रुपए का मुनाफा है मूली पे। 1 लाख रुपए तक कहीं नहीं जाएगा, 1 महीने की फसल है। मेरा सीधा सा पर्याय है, जब मूली की खेती में लागत हमारी आयुर्वेदिक खेती मिशन के द्वारा अधिकतम खर्च 8,000 रुपये महीने का आता है। 1 महीने की लगभग फसल है, 40 दिन मैक्सिमम मान लीजिए, 40-45 दिन की फसल है, और उसमें 1 लाख 1.5 लाख तक का मुनाफा है, जिसमें हम आयुर्वेदिक खेती मिशन में अपनी तरफ से हम लोग बीज निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, और दवाएं, खाद वगैरह हम लोग उन्हीं 8,000 रुपये में दे रहे हैं। अलग से किसान को कुछ देने की जरूरत नहीं, किसान से मजदूरी पानी लगेगा। कहीं कहीं पे हम 5,000 रुपये महीने में भी हमारा खर्च, जैसी मिट्टी रही वहाँ 5,000 रुपये महीने पे भी काम हो जाता है। तो किसान को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है सब्जियों की खेती के लिए? क्योंकि असल में उससे सब्जियां जल्दी खराब होती हैं और उससे उद्योग जगत को नुकसान है, रासायनिक उद्योग जगत को। बल्कि आयुर्वेदिक खेती मिशन का मकसद है हर थाली में सब्जी पहुँचे, हरी सब्जी पहुँचे। इसलिए हमने जो आयुर्वेदिक खेती मिशन है उसमें सब्जी को भी मंडी भाव से 1.25 गुना भाव, जो सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती उसे खरीदते हैं। और जो सब्जियां, अगर बैगन वगैरह ख़राब भी हो रहा है, बैगन की खेती होगी, मिर्च की खेती, मिर्च तो हम खरीद रहे हैं, प्याज लहसुन भी हम खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे कद्दू हो गया, घिउरा हो गया, घिया जिसको कहते हैं हम लोग, बाद बाकी अन्य सब्जी, गोभी हो गई, इन सब चीज़ों को पूरी तरह से आयुर्वेदिक में करवा करके कम कीमत पे किसान का बीज निःशुल्क प्रदान करते हुए, कहीं सब्जी का बीज का कोई पैसा नहीं लेते हुए किसानों की से हम वो खेती करवा रहे हैं। हमारा मकसद है जो सीजनल फसल है, मौसमी फसल है, उसके बीच में सब्जियों की खेती करवाया जाए। जो जगह किसान 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट का छोड़ते हैं, कहीं पे 3 फीट, 4 फीट तक छोड़ते हैं। मैंने देखा है, लातूर में मैं गया था, लातूर महाराष्ट्र में, वहाँ मैंने 3-3.5 फीट, 4 फीट तक का मैंने स्पेस देखा। एक पौधे कॉटन से लेकर दूसरे, एक क्यारी कॉटन के से लेकर दूसरे क्यारी कॉटन के बीच में, एक मक्का से दूसरे मक्के के बीच में, इतना ज़्यादा स्पेस, उसमें आराम से सब्जी की खेती हो सकती है। तो किसानों को क्यों नहीं करवाया जा रहा वो चीज़? क्या कारण है? उसकी क्या दिक्कत है सरकारों की? असल में दिक्कत है मोटी कमाई की, और जो रासायनिक उद्योग जगत है उनकी। जिस टमाटर को हम लोग खाते हैं उसी टमाटर से इतनी बीज मिल जाते हैं 1 किलो टमाटर से, जिसे हम फेंक देते हैं। जब टमाटर काटते हैं, घरों में सब्जियों में यूज़ होता है, तो ज़्यादातर लोग जो उसके अंदर का गुद्दा निकलता है और उसका बीज निकलता है, लोग उसको हटा देते हैं। कई साल लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कई साल नहीं भी करते हैं। तो बीज जो हटा देते हैं, अगर उसे भी सुखा लें तो बीज आपके खेतों के लिए तैयार हो जाता है। वो उसको अच्छे से सुखा लीजिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए, चीनी चाट लीजिए, वो बीज तैयार है आपको खेतों में देने के लिए। रासायनिक उद्योग जगत वाले जितने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी हैं, जो खाद बना रही है वही कीटनाशक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है, वही कीटनाशक लॉन्च करती है, वही नवरत्न जैसी कंपनियों को जैविक करवाने के लिए लॉन्च करती है, वही रासायनिक वाले, ताकि जैविक का इमेज खराब हो जाए, ताकि रासायनिक का बिजनेस चलता रहे। ये लोग इस सिस्टम पे लोग काम कर रहे हैं। मैं इन चीज़ों को बोलते हुए, जो प्राय मैं बहुत तेज़ी से बात करता हूँ, बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, इसका कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि सरकारी तंत्र, मैं पहले उम्मीद करता था भारत सरकार से, उनकी तकनीकों से, उनकी चीज़ों से, कि वो इनमें सुधार करेगी।
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसे मैं आग्रह करूंगा कि आपसे मुझे बहुत उम्मीद थी और अभी भी है, लेकिन आपका सिस्टम जो नीचे है वो फेल कर रहा है। नीचे रसायनों पे कोई अंकुश नहीं लगा रहा है। खुद आप यूरिया प्लांट में जा रहे हैं, उसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप किस बात के लिए? आप भले प्राकृतिक खेती की भी वहां बात कर रहे हैं, लेकिन यूरिया प्लांट में भी जा रहे हैं। माना कि आप पद पे हैं तो आपको दोनों को देखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसान को मिसगाइड करना है, किसान को कंफ्यूज करना है। या तो पूरी तरह से बीज फ्री कर दीजिए, बीज तंत्र को खत्म कर दीजिए, क्योंकि जो सरसों के छोटे दाने और बड़े दाने, बीज के छोटे दाने बड़े दाने, उनको ही अलग कर दिया जाता है सीविंग टेक्नोलॉजी, छलनी के टेक्नोलॉजी से, और उसमें 2 रुपये का सल्फास मिला देते हैं। हो गया 1000 रुपये किलो का बीज तैयार। 60 रुपये का मंडी में खरीदा, 1000 का पैकेट बन के रेडी। किसानों को भी 1000 रुपये किलो का बीज जा रहा है। किसान बड़े खुश हैं कि बीज बड़ा अच्छा है। दाने का असर है, उसमें सल्फास मिलाया गया और भी अन्य प्रिजर्वेटिव, सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम बेंजोआइट, चीनी का क्रिस्टल्स बनते तो पेस्टिसाइड मिल जाता है। हमारा मिशन है, हमने एक सिस्टम हमने तैयार किया है जिसमें चीनी के क्रिस्टल्स को तैयार करने के लिए कोई केमिकल को देने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक चीनी वही दाम से भी कम दाम में, 40 रुपये चीनी दुकानों में है रासायनिक वाला, हमारा कम दामों में चीनी मार्केट में 30 रुपये 35 रुपये में ऑर्गेनिक चीनी आ सकता है। जो 2 रुपये 3 रुपये किलो में कच्छ में किसान बेचने को आज मजबूर है नमक तैयार करके, वहाँ के किसानों के पैर खराब हो गए हैं, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही है। वहाँ पे हम सब पत्तेदार सब्जियों की खेती करवा करके अपनी आयुर्वेदिक खाद के माध्यम से, ये टेक्नोलॉजी मैंने अपनी कॉपीराइट करवाई, इसलिए कोई कॉपी करेगा तो मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं कच्छ में सब्जियों की खेती करवा करके वहाँ की मिट्टी में से रेयर मटेरियल्स को निकाल करके, एलिमेंट्स को निकाल करके वहाँ पे सस्ते दाम में टाटा जो सबसे महंगी नमक बिकती है 32 रुपये की, 28 30 रुपये 32 रुपये की, उस क्वालिटी का, उस वेरिएंट का 8 से 10 रुपये में मार्केट में तैयार हो जाएगा प्रति किलो, आसानी से अच्छे लेवल के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ 10 रुपये में मार्केट में बिक सकता है। पूरा आयोडाइज्ड, लेकिन इस पे लगातार काम हो रहा है और मेरा मकसद है कि नमक और चीनी को भी पूरी तरह से हर घर में शुद्ध पहुंचाया जाए, ऑर्गेनिक पहुंचाया जाए, और नमक उपजाने वाले किसानों की ऐसी जो है दर्दनाक स्थिति ना हो। कच्छ के किसानों को, आपको कच्छ घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ किसानों से जाके मिलिए उनकी कितनी बुरी स्थिति है। मैंने इस चीज़ को जाना है तो मैंने बोल रहा हूँ मैं, और आज मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अपने पैसे से, अपने फंड से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे किसी भी सरकार को कोई अनुदान नहीं है, ना मुझे अनुदान चाहिए। मैं जब तक जिंदा हूँ अपने पूरे क्षेत्र, अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करूँगा और करता रहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को शुद्ध भोजन मिले और किसानों को सीधा लाभ हो। ये सरकारी प्रपंच वाला ना डीबीटी ट्रांसफर, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये नहीं। हमारा मकसद कुछ और है। मंडी भाव से 1.5 गुना, ऑफ सीजन मंडी भाव से 1.5 गुना, ऑफ से मंडी भाव से 1.25 गुना। इसका मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट जब तैयार होता है ना, सरसों तेल तैयार होता है, उसमें 30% केमिकल मिलता है। रिफाइंड तैयार होता है, उसमें 30% केमिकल मिलता है, 25 से 30%। 60% ही आपके सरसों होते हैं। सरकारें बेच रही है उसे और फंसाई उसे लाइसेंस दे रही है। हमारे चिराग पासवान जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। तो ऐसे सिस्टम पे काम हो रहा है, लेकिन उसको मैं शुद्ध करने जा रहा हूं, क्योंकि सस्ते में होगा, शुद्ध सरसों तेल तैयार होगा, प्योर शुद्ध। 3 किलो सरसों में 1 किलो शुद्ध सरसों तेल निकलता है, और शुद्ध सरसों तेल सस्ते दामों में हर किसी तक पहुंचेगा। और ये मेरा मकसद है, और इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। हर चीज़, यहाँ तक कि मवेशी को, हर घर में एक मवेशी होना चाहिए,
दुधारू मवेशी हर कोई रखे, मैं सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, हर कोई एक मवेशी रखे। इसी के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। पशुओं का सम्मान करें, पशुओं की देखरेख करें, हो सके तो शाकाहारी बने और प्रयास करें कि आपकी वजह से बिना कोई कारण के, बिना कोई जब तक अपने ऊपर आत्मरक्षा की कोई बात ना हो तब तक किसी और को कोई चोट ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी और कोई हानि ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए और किसानों के हित के लिए काम किया जाना चाहिए। और यह मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती करें। अब जितने भी दिखा रहा है सांसद का सीट का ये ये इतने राजनीतिक मुद्दे में नहीं जाना चाहता हूं। अगर 300 सीट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है विपक्ष के पार्टी के भी जो बैठे हैं उनके भी सांसद आएंगे, तो सब जानबूझ के इधर से उधर हो रहे हैं, सब सिस्टम मिला हुआ है, सभी एक ही हैं, सभी एक ही थाली के चक्के बट्टे हैं। सभी अगर मिल के चाह लेंगे तो किसानों की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन सभी को सिर्फ राजनीति करनी है, वोट बैंक इकट्ठा करना है। इसलिए अगर किसान जब तक खुद नहीं, कोई आंदोलन मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का कॉल पकड़ो, अपने इधर के विधायक के क्षेत्र का कॉल पकड़ लो, अपने डीएम साहब को डिस्टर्ब करो, किसी को डिस्टर्ब करो, ये डिस्टर्बेंस नहीं करो। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अपने स्वयं बदलाव लाइए ताकि सरकार पर भी बोझ थोड़ा कम पड़े। अब सरकारों को आदत लग गया, क्योंकि भारत पहले अंग्रेजों ने लूट रखा था, भारत गरीब था, पैसा नहीं था, तो उनके लिए इंडस्ट्री लगाना ज़रूरी था, तो कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने दिया, लिबरलाइजेशन आया 90 के दशक में, औद्योगिक क्रांति आई। तो इस कारण से जो है यहाँ पे लोग दबे हुए हैं, कर्ज में जितनी कंपनियां वो बैंक से कर्जा लेके बैठी हुई है, इतनी रासायनिक कंपनियां हैं, अब सरकार अगर उन्हें जाने देगी तो भैया सरकार के पैसे डूब गए। इसलिए मैं सीधे से सरकार को भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि हर एक दवा जो बिक रहा है मार्केट में, रासायनिक जितना उसकी निगरानी तो रख सकती है, कितनी मात्रा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आप मिट्टी जांच केंद्र फ्री में कर सकते हैं, सबको फ्री में मिट्टी जांच, पानी जांच दे सकते हैं, आप बीज कम से कम फ्री में कर सकते हैं। सरकारों को करना चाहिए, इतना अगर सरकार कर दे तो किसान कर्जा से निकल जाए। और साथ ही साथ सबसे अहम बात, सब्जी की खेती करवाए जैसे किसानों की। इसके साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी बातों से किसी को चोट पहुँची होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा मकसद हर किसी को स्वस्थ करना है। अगर कोरोना आएगा तो अमीर नहीं देखेगा, गरीब नहीं देखेगा, प्रधानमंत्री नहीं देखेगा, मुख्यमंत्री नहीं देखेगा, एसी में बैठने वाला व्यक्ति को नहीं देखेगा, वो सिर्फ प्राण देखेगा, जीवन देखेगा और उसको विनाश करेगा। तो आपको चुनना है कि आपको मौत को चुनना है या जीवन को चुनना है। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद, हरे कृष्णा, सुमन सौरभ।